A very good morning to all of you. Respected Vibhaji, President Shakti, respected Leena ji, General Secretary Shakti, all national advisors and national secretaries of Shakti Bharat, and my dear Shakti Bhaginis. आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं अन्ना मणि जी के बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए. And thanks for giving me this opportunity because I am also a physicist and Anna Mani ji started with physics but ended up in a much broader area of work. तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि विज्ञान भारती और शक्ति भारत मिलकर वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ऐसे वैज्ञानिकों का, ऐसी भारतीय महिला वैज्ञानिकों को हम सबके बीच उनके कार्यों का वर्णन करते हुए और उनके लाइफ के बारे में, उनके जीवन संघर्षों को सामने लाने का कार्य कर रही है. हर वर्ष जब हम इनकी जयंतियां मनाएंगे तो ये भी हम याद करेंगे कि बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी नारेबाजी के इन्होंने सिर्फ अपने लैब में काम करते हुए कैसे वुमेन एम्पावरमेंट को अचीव किया. सो थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. और मैं अन्ना मणि जी की लाइफ और वर्क के बारे में आप सबके सामने एक संक्षिप्त पीपीटी प्रेजेंट करना चाहती हूँ. तो okay, so this is Anna Mani ji and every Indian should know her name. She was rejected multiple times, she was ignored many times, but she was unstoppable. And that's why she achieved the title of Weather Woman of India. Today, 23rd August 2026, we are celebrating 108th birth anniversary of Anna Mani ji. She was a champion of indigenous instrumentation for self-reliance, a pioneer of renewable green technology, and an enduring icon of women in STEM. The grateful nation will always remember Anna Mani ji for her trailblazing work in the field of environmental science, meteorologist, and physicist. Her story begins from Travancore, a beautiful state of India, and she was born in 1918. She grew up in a prosperous family in the state of Travancore. Her father was a civil engineer with large cardamom estates to his name. So बहुत ही एक समृद्ध परिवार में वो पैदा हुई थी और एक ऐसी टिपिकल अपर क्लास प्रोफेशनल हाउसहोल्ड था जहां पर मेल चिल्ड्रन वर ग्रूम्ड फॉर हाई लेवल करियर्स वेयर एज डॉटर्स वर प्राइम्ड फॉर मैरिजेस. तो लड़कियों को शादी के लिए ही तैयार किया जाता था. बट अन्ना मणि वुड हैव नन ऑफ इट. एक उनके जीवन का एक आख्यान है कि 8 वर्ष की उम्र तक उन्होंने मलयालम की लगभग सारी किताबें जो उनको उपलब्ध हुई वो उन्होंने पढ़ ली और जब तक वो 12 वर्ष की उम्र की हुई तब तक उनकी पब्लिक लाइब्रेरी में जितनी इंग्लिश की किताबें थी वो भी उन्होंने खत्म कर ली. और 8वें बर्थडे में उस समय जब एक फैमिली कस्टमरी के तौर पर उनको गिफ्ट किया गया एक सेट ऑफ डायमंड इयररिंग्स तो उन्होंने तुरंत मना कर दिया. She didn't like the diamond earrings, जबकि कहा जाता है कि डायमंड्स जो है वो स्त्रियों की कमजोरी होते हैं, लेकिन उन्होंने वो गिफ्ट लेने से तुरंत इनकार कर दिया और उन्होंने कहा I would instead want a set of Encyclopedia Britannica. So और कहा जाता है ना कि diamonds are forever, तो डायमंड रिंग को तो उन्होंने ठुकरा दिया लेकिन डायमंड्स ने उनका पीछा कभी नहीं छोड़ा. Many years and many books later, अन्ना मणि जी को एक रिसर्च करने के लिए IISc की लेबोरेटरी में सर सीवी रमन के अंडर काम करने का मौका मिला. और जब उन्होंने उनसे पूछा अपने मेंटर सर सीवी रमन से कि मुझे क्या करना होगा तो उन्होंने एक बॉक्स उनके हवाले किया. जब ये बॉक्स उन्होंने खोला तो उसके अंदर क्या था? फिर डायमंड. लेकिन इस समय ये डायमंड्स they were not to be worn, they were for experiments. The scientists wanted Anna to find out what makes diamond shine. तो उन्होंने फिर से डायमंड को पढ़ना शुरू किया और डायमंड ने उनका पीछा तब भी नहीं छोड़ा जब एक बहुत फेमस ऑथर हैं आशा गोपीनाथन जी, उन्होंने उनकी बायोग्राफी लिखी, बायोपिक लिखा और उसका नाम दिया द अनकट डायमंड. Indeed, she was an uncut and raw diamond with infinite possibilities inside. If we talk about her education, she was enrolled in honors program in physics at Presidency College in Madras. In 1940, a year after finishing college, Anna Mani obtained a scholarship to do research in physics at the Indian Institute of Science. She was accepted in C.V. Raman's laboratory
as a graduate student and recorded fluorescence absorption in Raman spectra of 32 diamonds. The experiments were long and painstaking. Experiments are never easy, actually. So she had to work at liquid air temperature and required 15 to 20 hours of exposure time to record the spectrum of photographic plates. उस समय लेजर नहीं हुआ करता था, तो बहुत ज्यादा एक्सपोजर टाइम देने पर ही हमको डायमंड का जो ल्यूमिनेसेंस है वो रिकॉर्ड करने का मौका मिलता था. तो उन्होंने 15-15 घंटे 20-20 घंटे काम किया लिक्विड एयर टेम्परेचर पर, और तब जाकर वो डायमंड की ल्यूमिनेसेंस स्टडी पूरी कर पाई. Anna Mani spent long hours in the laboratory, sometime working through the night. अब हम बात करते हैं the first denial, एक ऐसी उपाधि जो उन्हें मिलनी थी लेकिन जो उन्हें देने से साफ इनकार कर दिया गया. Between 1942 and 1945, Anna Mani ji published 5 single-authored papers on luminescence of diamond and ruby. In August 1945, she submitted her PhD dissertation to Madras University. She was awarded a government scholarship for an internship in England. That was good. But she was, however, never awarded the PhD degree she so rightly deserved. उन्हें मद्रास यूनिवर्सिटी ने PhD की उपाधि, जिसके लिए उन्होंने थीसिस भी सबमिट की थी, वो देने से साफ इनकार कर दिया. मद्रास यूनिवर्सिटी, which formally granted degrees to work done at the Indian Institute of Science, claimed that Anna Mani did not have MSc degree. तो ये जो टेक्निकल ग्लिच था, इसका हवाला देकर मद्रास यूनिवर्सिटी ने उन्हें PhD अवार्ड करने से इनकार कर दिया. But she was unperturbed by this first denial. And her motto was, the show must go on. Anna Mani brooked no grudge against this denial of justice and insisted that the lack of a PhD degree made little difference in her life. हालांकि डिफरेंस तो आया. डिफरेंस ये आया कि वो फिजिसिस्ट बनने की बजाय एक मटीरियोलॉजिस्ट बन गई. Although her preference had been to pursue research in physics, but she ended up specializing in meteorological instrumentation as it was the only scholarship available to her at that time. इंग्लैंड जाने की स्कॉलरशिप मिली, लेकिन मेटीरियोलॉजी की स्टडी और उसके इंस्ट्रूमेंटेशन की स्टडी के लिए मिली, और इस तरह से हमें वेदर वुमेन ऑफ इंडिया अन्ना मणि जी मिली भारत को. तो ये कहते हैं ना, बोन इन डिस्गाइज. तो ये एक जो डिनायल था, ये भी उनके लिए एक वरदान और भारत के लिए एक वरदान साबित हुआ. अपना काम, अपना इंटर्नशिप पूरा करने के बाद जब वो लौटी in 1948, she joined the Indian Meteorological Department at Pune and retired as the Deputy Director General in 1976. इतने लंबे समय उन्होंने काम किया, but this was not a simple job for her, it was her passion. At the department, she was in charge of construction of radiation instrumentation. She published a number of papers ranging from atmospheric ozone to the need for national standardization of meteorological instrumentation. इंग्लैंड में जो उनकी ट्रेनिंग हुई थी, उसके आधार पर उन्होंने इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट पुणे को एक रिसर्च हब बना दिया. उनका कहना था, I believe that wrong measurements are worse than no measurements at all. ये बात उन्होंने वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में कही थी 1991 में, जबकि इसके पहले 1948 से लगातार वो इसी दिशा में काम कर रही थी कि जो भारतीय उपकरण हैं, हम उन पर काम करें. मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट तो अभी आया है, लेकिन वो 1948 से IMD में, पुणे में इस पर लगातार कार्यरत थी कि हमको विदेशों से मेटीरियोलॉजी से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स ना मंगाने पड़े. So she started data standardization to eliminate foreign technical dependence. To accomplish this, she authored, compiled hundreds of formalized engineering papers. उनका ये कहना था, प्रिसीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. टेक्निकल ग्लिच होता है, ये हमको कितना परेशान करता है. तो किसी इंस्ट्रूमेंट में अगर एरर बहुत ज्यादा हो तो वो मेजरमेंट को जो है रिलायबिलिटी उसकी खत्म हो जाती है. इसलिए उनका प्रिसीशन पर बहुत ज्यादा ध्यान था, और इसी के चलते उन्होंने थर्मोमीटर, हाइग्रोमीटर, रेन गेज, बैरोमीटर, विंड वेन और एनीमोमीटर जैसे जो वेदर टेलीकास्ट, वेदर ब्रॉडकास्ट के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं, उनका स्टैंडर्डाइजेशन किया और उनका इंडियनाइजेशन किया, उनका प्रोडक्शन स्टार्ट किया. More than 100 weather instruments were designed by Anna Mani in her lab at IMD Pune. उनमें से एक था जिसके लिए उनको स्पेशल रिकॉग्निशन मिला था, ओजोन सॉन्ड. 1964 में
उन्होंने ये जो ओजोन सॉन्ड का आप फिगर पीपीटी में देख पा रहे हैं, ये एक बलून बेस्ड इंस्ट्रूमेंट था। 1985 में पहली बार हम सब ने ओजोन के बारे में कब सुना? जब एक फिजिसिस्ट जोसेफ फारमैन ने ओजोन लेयर की होल के बारे में बतलाया कि एटमॉस्फेरिक ओजोन जो है वो थिनर होती जा रही है। लेकिन अन्ना मनी जी ने 1964 में ही ओजोन लेयर के स्पेक्ट्रम को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया था अपने इस इंडिजिनस इंस्ट्रूमेंट की सहायता से। इसलिए इंडियन साइंटिस्ट के पास बहुत सारा डेटा था ओजोन लेयर के बारे में, और ये जो होल और ओजोन लेयर की जो थिनिंग हो रही थी उसके बारे में जो अन्ना मनी जी ने ओजोन सॉन्ड डिजाइन किया था उसका बहुत ज्यादा उपयोग हुआ वर्ल्ड लेवल पर। She was visionary and she was an innovator, not only a scientist but innovator. तो उनके डिजाइन किए हुए, उनके विजुअलाइज किए हुए जो इंस्ट्रूमेंट्स थे उसमें से ओजोन सॉन्ड के बारे में तो हमने सुना ही। It was balloon borne instrument to measure atmospheric ozone levels up to 35 kilometers high. उसके बाद सोलर रेडिएशन इंस्ट्रूमेंट बनाया उन्होंने। She developed and calibrated precise tools like pyrometer and sunshine recorders to measure solar energy. उस समय सोलर और ग्रीन एनर्जी या विंड एनर्जी की बात शुरू हुई थी और उन्होंने उस पर इंस्ट्रूमेंट डिजाइन करने भी शुरू कर दिए थे। विंड और प्रेशर डिवाइसेस बनाने के लिए she created blueprints and production models for anemographs, rain gauges and barographs. तो we can look at her work कि उन्होंने कितना पहले इन सब चीजों के बारे में विजुअलाइज करना और सोचना शुरू कर दिया था। वेरी फ्यूचरिस्टिक इन हर विजन। और फिर आया 1963 जबकि थुम्बा से इंडिया का पहला इंडिजिनस रॉकेट लॉन्च हुआ था। वहां पर जो ऑब्जर्वेटरी सेटअप था, वहां जो मेटीरियोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंटेशन था, इट वाज डन बाय हर टीम सोली। शी इंजीनियर्ड meteorological and instrumentation towers for ISRO's Thumba rocket launching facility in Kerala. Anna Mani's team was directly chosen by Vikram Sarabhai to configure the specialized meteorological observatory vital for tracking local upper air wind dynamics prior to India's historic first rocket launch. आप देखिए उनका महिला होना इस बात में कहीं आड़े नहीं आया, और जो वेरी फर्स्ट रॉकेट वाज बीइंग लॉन्च्ड तो उनकी पूरी टीम ने एक बहुत मेजर रोल उसमें निभाया। यहाँ मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि इंडिया में अभी भी कुछ ऐसी जगहें हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ विमेन हमेशा महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाती रही हैं। वहाँ कहीं भी विमेन का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ। इसरो उनमें से एक है और डीएसटी दूसरा, जिसका एक भाग विभाजी भी रही है। और वो बहुत बेहतर जानती हैं कि इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन में अगर महिला वैज्ञानिकों ने अपनी सशक्त भूमिकाएं निभाई हैं तो उसकी वजह है कि देयर वर नो डिस्क्रिमिनेशन, एंड सो अन्ना मनी जी वाज आल्सो एक्सेप्टेड बाय इसरो एंड विक्रम साराभाई फॉर डूइंग दिस वाइटल वर्क। Then she started her green climate mission. When she retired, after retirement she joined Raman Research Institute as visiting professor for 3 years. She also created a solid foundation for India to use green technologies long before it became necessary to do so. आज हम green technology पे बहुत बात करते हैं, बहुत conferences करते हैं, लेकिन अन्ना मनी जी ने उन दिनों ही सोच लिया था कि the future is with green technologies. So in 1980s and 90s, she set up about 150 sites to survey wind energy in remote areas. The fearless scientists traveled there to install stations to measure the wind. बहुत इंटीरियर था। कोई महिला शायद ये सोचती कि ऐसे इंटीरियर साइट्स पर मैं स्वयं न जाऊं, लेकिन वो पूरी टीम के साथ जाती थी। अकेले 150-200 साइंटिस्ट की टीम को वो लीड करती थी और वहां जाकर वो सर्वे के लिए, विंड एनर्जी के सर्वे के लिए स्टेशंस वो वहां पर इंस्टॉल करती थी। She was entrepreneur and pioneer of green technologies in India, we can say. Anna Mani believed that the development of wind and solar energy in India required detailed knowledge of solar fluxes and wind pattern in different regions of India. ये देखिए एक साइंटिस्ट का दिमाग कैसे काम करता है। उनको मालूम था कि अगर हमको ग्रीन टेक्नोलॉजी पर काम करना है तो हमारे पास डेटा होना चाहिए, हार्डकोर डेटा, जिसके बेस पर हम टेक्नोलॉजीज को डेवलप कर सकें। उन्होंने इसीलिए इन टेक्नोलॉजीज का गहन अध्ययन किया और 2 बुक्स भी लिखी। 1980 में उनकी एक बुक आई
हैंडबुक फॉर सोलर रेडिएशन डेटा, और दूसरी बुक आई 1981 में सोलर रेडिएशन ओवर इंडिया, जिसमें इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में सोलर रेडिएशन किस मौसम में किस तरह से कितना सोलर रेडिएशन होता है इसके बारे में उन्होंने काम किया। उन्होंने बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम किया जिससे कि ग्रीन एनर्जी को हम टैप कर सकें। Later, Anna Mani started a small company. So she was not only a scientist who was happy by publishing books and highly cited articles, but she was entrepreneur because she was instrumentalist. So she prepared many instruments. She started a company which manufactured the parts and instruments required for solar and wind energy. Now we can talk about glass ceiling. If Anna Mani ji was here, she will say, where is the glass ceiling? I don't see any. Our famous mentor Sir C.V. Raman placed several restrictions on girls. अगर उस समय के भारत की हम बात करें तो सर सीवी रमन की लैब में लड़कियों का काम करना बहुत स्ट्रगलिंग हुआ करता था, बिकॉज ही मेंटेन्ड अ स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ सेक्सेस इन हर लेबोरेटरीज। एक डेकोरम का, एक कोड ऑफ कंडक्ट का को मानना पड़ता था लड़कियों को उनकी लैब में काम करने के लिए। ये उन्होंने माना, हमेशा माना। Mani also experienced discrimination from some of her male peers. इतनी मेहनत से काम करने के बाद भी ऐसा नहीं हुआ कि मेल पियर्स के निशाने पर वो नहीं आए। Even a tiny error in a woman made in handling instruments or setting up an experiment was highlighted as a sign of female incompetence. Is it not relatable? तो इस ग्लास सीलिंग को उन्होंने तोड़ा और इससे कभी डिसहार्टन नहीं हुई और उन्होंने काम करना कभी रोका नहीं। इसी तरीके से in early 1960s, when Mani got a chance to be part of International Indian Ocean Expedition, it involved equipping 2 ships with instruments to study the seasons. कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, but she couldn't go on the ship to collect data as she was a woman. But इतना सब कुछ लाइफ में होने के बाद वो फिजिक्स चाहती थी, उन्हें फिजिक्स नहीं मिला। वो काम करना चाहती थी लैब में फ्रीली, उनको वो फ्रीडम नहीं मिली। इस तरह के बहुत सारे हर्डल्स को उन्होंने अपने जीवन में सहा। बट मनी रिफ्यूज्ड टू सी हरसेल्फ एज अ विक्टिम ऑफ पैट्रियार्कल एटीट्यूड। उन्होंने पितृसत्तात्मक समाज के चैलेंजेस को विक्टिम के तौर पर नहीं बल्कि चैलेंज के तौर पर लिया और उनको ओवरकम किया। So she was an epitome of women-led empowerment, and this is why I am really thankful to Shakti and Vigyan Bharati for celebrating this brave woman, because in 1980s she led a team of 121 males alone. So her famous quote is, "My being a woman had absolutely no bearing on what I chose to do with my life. What is this hoopla about women and science?" इतना सब होने के बाद भी वो कहती हैं कि वुमेन इन साइंस के लिए इतना फस क्यों क्रिएट किया जाता है। वुमेन जब चाहे, जिस फील्ड में चाहे, एक्सेल कर सकती है। ये उनका टेक था जिसकी वजह से वो कभी भी उन्होंने हार नहीं मानी। अब अगर हम रिकॉग्निशन की बात करें तो her contribution to the study of ozone is so immense that she got the first K.R. Ramanathan Memorial Medal for that. She made ozone sonde to study atmospheric ozone, and for her work on ozone level measurements from 1960 to 1990, Mani received a citation from the International Ozone Commission. So although not very great recognition, no Nobels for a female, but we now know that how important her contribution was in the field of meteorology and science. So what are the take home for the life and work of Anna Mani ji? First is, which I could relate, is science has no gender. Anna Mani emphasized scientific precision, preparation and deep appreciation for nature. Whenever she had a hurdle, he faced a hurdle, she would say, find a better way to do it. And she was very precise about everything she made. Wrong measurements are worse than no measurements. तो कहते हैं ना, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, तो वो एडजस्टमेंट उनके नेचर में नहीं था और इसकी वजह से वो प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट बना पाई। And she said, we have only one life. First equip yourself for the skill, make full use of your talents, and then love and enjoy the work.
what is this hoopla about women in science? So if you love and enjoy your work, nothing is difficult to achieve. So with this, I thank all of you for the patient hearing, and thanks Shakti for giving me this opportunity to tell you and share my thoughts about Anna Maniji. Thank you so much.